बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। दोस्तों, हर बाबुल की, हर पिता की तमन्ना होती है कि उनको उनकी बेटी का जो अगले वाला घर होगा वो बहुत ही अच्छा मिले, सुखद मिले। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास लेक्चर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो हमारा भौतिक विज्ञान का टेस्ट फर्स्ट चल रहा है, और मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि हमें इस टेस्ट को 2 वीडियो में पूरा करना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टारगेट है, क्वेश्चन इसमें हमें उखाड़ देने हैं। जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। और इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए, इसके बाद ही ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमारे पास प्रश्न नंबर ख का, क्योंकि क तक हमने उसमें इनको सोल्व कर दिया। ठीक है, तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर ख है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि किसी 10⁻⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वर्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है। वर्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसमें किस किस का मान दिया गया है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था कि जब हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में जो भी मान दिए हुए हो तो सबसे पहले उनको लिख लेना चाहिए, तभी हमें समझ में आता है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर आप यूज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ 10⁻⁵ टेस्ला दे रहा है, यानी कि टेस्ला होता है कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक। ठीक है, तो बी का मान कितना हुआ, 10⁻⁵ टेस्ला। टेस्ला को आप टी लिख सकते हो। इसके बाद बात कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में 10 की घात जो 10 ईवी, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से है, तो 10 ईवी ऊर्जा का एक ऊर्जा मीन्स। अब एक बात बताइए, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण, कोई पार्टिकल या कोई वस्तु प्रवेश करेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा ही होगी, क्योंकि वर्ताकार मार्ग पर वो घूम रहा है। तो ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है। ठीक है, तो K इक्वल टू कितना है, 10 eV है। आप चाहो तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर सकते हो जूल में, और करना भी चाहिए। आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो होता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, इस 10 को आपको नहीं छेड़ना है, ईवी की जगह क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद वर्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है, यानी कि एक वर्ताकार है इस तरह से, और वो जो है इस पर परिक्रमा कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको आर का मान यहाँ से सोल्व करना है। ठीक है, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, आर इक्वल टू mv/क्यू भी आप लिख सकते हो। यदि इलेक्ट्रॉन है तो ई भी लिख सकते हो, या कोई कण है तो वहां पर आप क्यू भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जरा आप गौर करिए कि बी का मान हमारे पास है, बी का मान हमारे पास नहीं है, ई का मान हमें पता होना चाहिए। ई का मान हमारे पास फिक्स होता है, कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, कूलम ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और आपको पता होगा कि जो एम का मान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो भी फिक्स होता है, कितना, 9.1 और × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये भी आपको पहले से ही ज्ञात होना चाहिए। लेकिन अफसोस हमारे पास अभी वी का मान नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, इसी के बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, हम यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। देखो जरा, K = 1/2 mv²। तो यहाँ से हम v का मान निकाल लेंगे, और v का मान निकालने के बाद जो भी आएगा उसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, देखो इस 2 की गुणा उधर करेंगे, तो mv² = 2k, या v² = 2k/m, और इसका आप क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। इसके बाद आपको ये मान जो है, दिए हुए मान जो भी है वो यहाँ पर ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो बताओ, 2 गुना K का मान कितना है, K का मान है आपके पास 10। तो अभी इसके बाद आपको क्या करना है,
आप हमेशा जब फिजिक्स की कैलकुलेशन करते हो ना तो थोड़ा एवरेज का ध्यान रखा करो, ठीक है। अगर आप भौतिक विज्ञान की कहीं भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो थोड़ा एवरेज का ध्यान रखने का मतलब ये है कि एवरेज में निकाल लोगे तो जल्दी काम हो जाएगा, आसान तरीके से जो है निकल सकता है मान, क्योंकि इनमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे आप एक बात बताओ, 9.1 दिखाई दे रहा तो मैं इसको यहाँ पूरा 9 मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अभी आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा तो चलो इसको रहने दो, ठीक है, क्योंकि 1.6 यहाँ कहीं ना कहीं हमें 4 मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, इसको रहने दो, ठीक है। अब आप 2 गुना ये जो 10 है और ये जो आपका क्या है 19 है, इसका रोल थोड़ा सा इसके साथ दिखा देंगे तो 1.6 और गुना 10 की घात ये है -18, ठीक है। अब ये 18 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको यहां से जो है माइनस कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप इस 9.1 को पूरा क्या मान लीजिए 9 मान लीजिए, ठीक है, और ये 10 की घात -31 है, ठीक है जी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आगे की बात समझिए जरा। इस 31 को ऊपर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना 10 1.6 और गुना 10 की घात -18 और प्लस के 31। जब आप किसी घात वाली चीज को ऊपर भेजते हो तो वहां पर इसका चिन्ह जो है बदल जाता है, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और बटे में आपका 9 इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। मैं दरअसल इसको इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहा क्योंकि हमें इस वर्गमूल को भी खत्म करना, और वर्गमूल को अगर खत्म करना हो तो हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जिससे काम आसान हो जाए, मतलब ये वर्गमूल वाली बात ही खत्म हो जाए, ठीक है। अब आप एक काम करोगे, सबसे पहले घात को सोल्व करो, घात को सोल्व करने के बाद देखेंगे जरा क्या होगा, ठीक है। देखो तो कितना आ जाएगा, कहीं ना कहीं 10 की घात प्लस का 31 बड़ा है और 18 माइनस का छोटा है, तो आ जाएगा कितना 13 बच जाएगा, ठीक है। 31 में से आप क्या घटा लोगे, 18 को आप माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको भी इसको सम संख्या बना लेना चाहिए, तो जब आप इस पॉइंट को हटाओगे ना तो यहाँ रह जाएगी 10 की घात 12, ठीक है। और इसकी अगली लाइन लिखता हूं मैं, देखो तो ये हो जाएगा 2 गुना 16 बटे 9 और गुना 10 की घात 12। अब आपको ये वर्गमूल बड़े आराम से खत्म कर देना है, ठीक है। तो देखो ये 2 है, 2 तो किसी का वर्ग नहीं होता, अब जब 2 किसी का वर्ग नहीं होता तो क्या करेंगे, 4 किसका होता है, तो 16 होता है 4 का, तो 4 और 9 किसका होता है 3 का, और 2 किसका होता है किसी का नहीं, तो इसका भी मान रखना हमें 1.414। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो √2 का मान होता है 1.414, आपने कभी 9th क्लास में मैथमेटिक्स में जो है मान देखा होगा। अब जब पावर को बाहर निकालते हैं तो पावर हमेशा आधी निकलती है, 12 है तो 6 निकलेगी, तो यहाँ जाएगा आपका 10 की घात 6 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको 1.4 को 1.414 को आप पूरा 1.4 मान सकते हो, ठीक है, और इसकी गुणा कर सकते हो, यानी कि 4 गुना 1.4 और बटे में है आपका 3 और गुना 10 की घात 6, ठीक है। चाहो तो आप इसको भी रख सकते हो, ये मीटर प्रति सेकंड आपका मान निकल के आ जाएगा, किसका मान है, v का मान, ठीक है। क्योंकि ये तो हमें हल नहीं करना था तो आप इसको बड़ा का बड़ा ही छोड़ सकते हो, ठीक है। तो बड़ा का बड़ा ही आप इसको छोड़ सकते हो, इसके बाद ये मान आप कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे। तो r इक्वल टू m का मान कितना है 9.1 गुना 10 की घात -31 और वेग का मान आया आपके पास 4 गुना 1.4 गुना 10 की घात 6 और बटे में है 3 और ई का मान है आपके पास 1.6 गुना 10 की घात -19 और बी का मान है आपके पास 10 की घात -5, ठीक है। अभी आपको ये सोल्व करना है। अब मान लीजिए आपने इसको क्या मानना था, इसको मानना था आपने पूरा 9, तो 9 गुना, अब ये 1.4 और गुना 4, ठीक है। चाहो तो आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हो तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या है 16 गुना 3 और गुना ये 10 की घात -19 है और ये -5 है, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे आप 31 में 6 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 31 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, बताइए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको ऊपर ये प्लस का बनाकर भेज देना है, फिलहाल जो कटता है इसको काट सकते हो, ठीक है। ये कट जाएगा 3 बार और 4 चौक 16, 2 से भी कट सकता है क्या, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 7 के 21, ठीक है, 21 बटे 2 और गुणा।
10 की घात माइनस के 37 और प्लस के 24। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करोगे, मतलब इसको गुणा करोगे तो इसको डिवाइड करोगे 21 से, तो 7 दूनी 14 होता है। तो आप इसको 2 को जो है काटोगे, 2 एकम 2, कितने बच जाएगा? 1 बच जाएगा। पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ा दोगे, 5 दूनी, ठीक है, 10 आ जाएगा। पहले आप क्या करोगे, इसका 0 उतार लोगे पहले, तो लगभग ये कितना आ जाएगा? 1.05 ये लगभग आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरी कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं। एक बार मैं जरा और आपको इसको समझाता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारे पास बी का मान है 10 की घात माइनस के 5 टेस्ला, और हमारे पास ऊर्जा है, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो या कोई कण हो, अगर गति कर रहा है तो इसका मतलब वहां पर गतिज ऊर्जा है, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को खत्म करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल। हमेशा आप ऊर्जा को जूल में ही कन्वर्ट करना, ठीक है। तो जूल में कन्वर्ट कर लिया, ये हो जाएगा। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम, और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम। तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। अभी इसके बाद क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला है वर्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कि R बराबर mv/ev। क्यों भी रख सकते हैं, अगर कोई कण घूम रहा है तो कण का आवेश हम यहाँ रख सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ v का मान नहीं था, और v का मान ज्ञात करना जरूरी था। तो v का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, हमने गतिज ऊर्जा का अलग से जो फॉर्मूला होता है उसको लगा दिया। तो k बराबर 1/2 mv², ठीक है। अब आप 2 की गुणा k में करेंगे तो 2k, mv² आपका जो घातु है, m को आपने नीचे भेजा, जो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है ये बन जाएगा इधर जाके √, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन जो है समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद क्या करेंगे, 2 आपका जो घातु है, k का मान यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, ठीक है। m का मान यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। इसके बाद जो 9.1 था, यानी कि 9.1 का मतलब है कि 9 रुपये 1 पैसा या 10 पैसे हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि आपको ऐसी कंडीशन में पूरा 9 मान लेना चाहिए, तो आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि अगर मैं इसको 9.1 को पूरा 9 मानता हूं तो 9 3 का वर्ग होता है, इसीलिए मैंने इसको ऐसा किया, और कोई रीजन नहीं है इसका मतलब, ठीक है। अभी हमें क्या कर देना है कि इस 10 से मतलब 1 0 यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा, क्योंकि हमें हमेशा सम संख्या बनाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो ये सम संख्या हो जाएगा। अभी इसके बाद 9.1 को हमने पूरा 9 मान लिया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, इसका पॉइंट मैंने जो है खत्म कर दिया, मतलब ये जो माइनस के 18 था इसको ऊपर भेज दिया तो प्लस के 31 हो जाएगा, ठीक है। 31 में से 18 घटाएंगे तो 13 बच जाएगा। 1.6 है, 1.6 को आप क्या करोगे, इस 13 को जो है प्लस संख्या बना लोगे, मतलब 1 पॉइंट से 1 0 यहाँ पर कम हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 10 की घात 12। अभी क्या करना है, इसके बाद ये तो 10 की घात 12 है, इसके बदले में तो आएगा 10 की घात 6 बाहर, ठीक है। और ये जो आपका 2 है इसको नहीं छेड़ना। वैसे √2 का मान 1.414 होता है, ठीक है। तो 1.414 मान होता है, और इसको हम 1.4 के लगभग मान कर रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। 9 किसका होता है? 3 का। और 2 किसी का नहीं, इसका मान लिख लेंगे। इस प्रकार हम यहाँ से वेग का मान जो है निकाल लेंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई समस्या होगी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ सबके मान जो है ऐड कर देंगे। देखो m का मान ये रखा, v का मान आपने ये रखा पूरा का पूरा 4 गुणा 14, ठीक है, या 1.4 गुणा 10 की घात 6/3, यह है हमारा वेग का मान। और e का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, और b का मान है 10 की घात माइनस के 5, ठीक है। अब 10 की घात माइनस के 31 में से इसको कर दिया सोल्व, ये माइनस के 31 है, ये प्लस के 6, तो घट गया, कितने बच गए? माइनस के 25 बच गए, ठीक है। क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो इसलिए क्या बचेगा? माइनस का बचेगा। तो ये माइनस का आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसको डिवाइड किया आपने, ठीक है, 4 से इसको काटा, 4 चौक 16। अब 4 को मैंने जो है 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, यहाँ मिला मुझे 7। ऐसे मैंने 3 से इसको काट दिया, 3 किया 9, और 7 की गुणा 3 में कर दी, 3 7 21, और ये आपका 2 नीचे बचा हुआ है।
यानी कि 21 के आधे 10.5 होते हैं, एकदम बच्चों वाली बात है, तो 10.5, ठीक है। और माइनस के 25 और प्लस के 24, तो घटेगा तो माइनस का बचेगा, क्योंकि अगर मान लो घात में बड़ी संख्या माइनस की है और छोटी संख्या प्लस किया तो घटकर माइनस के बचेंगे, ठीक है। और अगर बड़ी संख्या प्लस की है और छोटी संख्या माइनस की है तो घटेंगे लेकिन प्लस के बचेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हर न्यूमेरिकल में इस तरह की चीजें होती है। तो आपको क्या कर देना, 25 में से 24 घटा लिया तो माइनस का। अभी इस पॉइंट को आप इधर खिसका देंगे तो 1.05 मीटर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर समझ में आ गया हो तो आप इसको बिना देखे एक बार खुद सोल्व करके देखिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से एक धारावाही रज्जुरेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं, अगर मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एम्पियर का परिपथीय नियम जो है एकदम चिपका दो, ठीक है। एम्पियर का अगर परिपथीय नियम से संबंधित कोई भी व्यंजक आपसे पूछ रहा है ना, तो एम्पियर का परिपथीय नियम तो उसे आप जरूर बताओ, ये बात आप मेरी हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या कि एम्पियर का अगर परिपथीय नियम कह रहा है, हालांकि उसने एम्पियर के परिपथीय नियम वाली कोई बात नहीं कही, लेकिन लिखने में क्या दिक्कत है, हेडिंग डालकर आप एम्पियर का परिपथीय नियम उसको दे सकते हो, ठीक है। देखो जरा, तो आप इसको गणितीय रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है। जो रेखीय समाकलन है हमारा, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हो निशान, ये क्या है, रेखीय समाकलन की ये बात कर रहा है। यानी कि अगर हमारे पास कोई बंद क्या है, कोई बंद वक्र है और इसके परिते चुंबकीय क्षेत्र की तो तीव्रता का रेखीय समाकलन जो होता है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा I का μ0 गुना होता है, ठीक है। तो μ0 गुना होता है, इसमें केवल ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे गॉस का प्रमेय था ना, बिल्कुल उसी के जैसा है। गॉस के प्रमेय में क्या था कि जो आपका आवेश का जो मान होता है Q1/ε0 और Q, है ना, यानी कि जो फाई की बात करता है, ठीक है। तो ऐसा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप पढ़ेंगे अपने व्यंजक को, तो आप इसकी हिंदी भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि क्या करना है, एक रज्जु रेखीय तार है, मान लो एक मेरे पास एक रज्जु रेखीय तार है, ये मैंने एक अनंत लंबाई का जो है रज्जु रेखीय तार बनाया और इस तार में नीचे से ऊपर की ओर जो है धारा प्रवाहित तो हो रही है। मान लीजिए यहाँ कोई इसका बिंदु है और इस बिंदु से r दूरी पर यहाँ कोई सूक्ष्म खंड का जो क्षेत्रफल है वो है मान लीजिए dA है, और इसके हमने यहाँ चारों तरफ जो है एक कल्पना कर ली, इस तरह से आप कल्पना कर सकते हो, ठीक है। और मान लीजिए इसका जो वेग है वो है v, तो आप इसको ऐसा बना सकते हो, ठीक है। तो इतना समझ में आया, आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट कर लीजिए कि मान लीजिए या माना एक अनंत लंबाई का रज्जु रेखीय तार, माना अनंत लंबाई का रज्जु रेखीय तार जिसमें I विद्युत धारा बह रही है या नीचे से ऊपर की ओर I विद्युत धारा बह रही है। इसके स्मॉल r दूरी पर कोई सूक्ष्म खंड का क्षेत्रफल dA है। d का मतलब है कि बहुत ही छोटी बात कर रहा है, माइक्रो में बात कर रहा है, तो इसलिए हम इसको d लिखते हैं, ठीक है। सूक्ष्म क्षेत्रफल dA और इसका वेग जो है यहाँ पर v है, और ये परिक्रमा जो है एक तरह से कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। और हमें यहाँ पर इसी बिंदु पर जो है b का मान ज्ञात करना है, ठीक। इतना समझ में आया। अब देखते हैं इसकी गणितीय मैटर क्या है। तो देखो हमें यहाँ ध्यान क्या रखना, जो हमारा समाकलन b dl है, ठीक है, और उसके साथ जो cos थीटा कंबाइन होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो थीटा की वैल्यू है यहाँ आपको 0 डिग्री रखना है। मतलब जितने भी इस तरह के व्यंजक है ज्यादातर उनमें सभी में ही, खासकर अनंत लंबाई का जो तार है उसमें आपको 0 डिग्री लेकर चलना है। तो जब आप cos 0 का मान रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति की टेबल में जो cos 0 का मान होता है ना वो होता है 1, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपने यहाँ क्या रख दिया, 1 रख दिया, ये लो। अब एक बात बताओ कि जो dl है, सूक्ष्म जो लंबाई है यानी कि dl, इसका क्या करना है आपको, ये सूक्ष्म लंबाई बना रहा हूं मैं dl, इसका क्या करना है, यानी कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म की बात कर रहा है। और अगर हमें पूरे की बात करनी हो यानी कि परिधि की बात करनी हो
परिधि। तो कहीं ना कहीं ये परिधि की बात कर रहा है, और परिधि जो होती है वृत्त की होती है 2πr। बेलन हो या शंकु हो, ठीक है, या गोला हो, अगर आप परिधि की बात कर रहे हो, किनारे किनारों पर चल रहे हो, तो वो होती है परिधि। और परिधि का फॉर्मूला लगाना होता है आपको 2πr। एकदम बच्चों वाली बात है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इस dl की जगह आप क्या रखेंगे, 2πr रखेंगे, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। ये b आपका जुगत है, यहाँ रखेंगे आप 2πr। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से। अब ये एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, वो कहता है क्या कि जो हमारा समाकलन b इंटू dl है वो कहीं ना कहीं μ0 I के बराबर होता है क्या, बताओ। अब आपको कोई बिल्कुल भी ज्यादा कुछ नहीं करना, यानी कि इस समीकरण में इसको मान लीजिए 1 है। अब आपको इस समीकरण में जो है ना, ये जो मान है इसको उठा के यहाँ ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका μ0 I इक्वल टू b, और 2πr को नहीं छेड़ा तो b गुणा 2πr। और हमें किसका मान निकालना था साहब, हमें निकालना था b का। तो आप क्या कर दीजिएगा, इसको नीचे भेज दीजिएगा। तो b बराबर आ जाएगा μ0 2πr और I, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा व्यंजक एम्पियर के परिपथीय नियम के हिसाब से। आप चाहे तो इसका मात्रक भी लिख सकते हो, तो ये इसका मात्रक टेस्ला भी हो सकता है, वेबर के पदों में भी लिख सकते हो, गॉस के पद में भी लिख सकते, गॉस के रूप में भी लिख सकते हो, और भैया एम्पियर के रूप में भी लिख सकते हो, क्या न्यूटन के रूप में भी लिख सकते हो। जैसा आप ठीक समझो साहब वैसा लिख सकते हो इसका बी का मात्रक, लेकिन लिखना जरूर है, ठीक है। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये अथवा में है, ठीक है। ये क्या है, अथवा में है। तो आपकी स्क्रीन के सामने मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, और उसमें आपको देख के बड़ा ही डर लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या झुंगुर सा बना दिया, ठीक है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों को विद्यार्थियों देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस बात को आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन मैंने उठाया एकदम सरल था, ठीक है। देखो तो क्या कह रहा है इसमें, भाई वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बता दीजिए, ठीक है। उसको क्या बता दीजिए, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बता दीजिए। जैसा आप सर्किट में देख रहे हो कि यहाँ पर वोल्टेज V ऊपर लिया गया है, बस आपको यही मान निकालना है, यही है वो जिसकी आपको तलाश है इस क्वेश्चन में, ठीक है। यही क्या है, इसकी तलाश है आपको। तो देखो हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं, बताओ। एक तरीका तो यह है किरचॉफ का दूसरा नियम, बताओ है नहीं क्या भाई। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, पास का नियम, और पास का मतलब पास पास, ठीक है। समझ में आई बात नहीं, जैसे वो है ना हम साथ साथ, तो यहाँ क्या है पास पास, पास पास मतलब किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि एक तो ये है और एक ये है, पर मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया मजेदार बात बताता हूँ। आप पास पास का नियम न लगा के मतलब आप इसका फॉर्मूला डायरेक्ट भी रख सकते हो क्या, ठीक है। बताओ डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका होता है, वो भी आप लगा सकते हो इस तरह के नियम के लिए, ठीक है। और ये काम आपको मार्क के हिसाब से करना। अब 3 नंबर के लिए आप उसको पास पास का नियम मत बताइयो, क्योंकि अगर 3 नंबर के लिए पास पास का नियम बताओगे तो थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करो कि काम भी जल्दी हो जाए और नंबर भी पूरे मिल जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन को जो है नंबर के हिसाब से सोल्व करना चाहिए। अगर ज्यादा मार्क का है तो आप उसको खूब बातें बता सकते हो, जितनी भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है। पर इतनी भी ज्यादा बात ना लिख दियो कि कहीं वो इसको सामाजिक विज्ञान समझ गया, आप लिखते जा रहे, ये नहीं चलेगा, ठीक है। बात आपकी करेक्ट होनी चाहिए, भले ही चंद शब्दों में हो, ठीक है बच्चों। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है और इसका मान तुरंत हल हो जाएगा। देखो जरा, तो आपको क्या दिखाई दे रहा, वैसे तो आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिलहाल हम बोर्ड की बात कर रहे हैं। भाई E1 का मान है हमारे पास 18 गुना R1 का मान है कितना 2 प्लस
भाई प्लस आया तो प्लस लगा देंगे, नहीं। E2 का मान कितना है 12 गुणा R2 का मान है 1 और बटे R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है 2 है क्या, और R2 का मान है 1। बताओ 18 दूनी हो जाएगा 36 और 12 एकम 12 बटे 3। ठीक है, 36 में 12 ऐड कर लो, बताओ कितना हो जाएगा। 6 और 2 8, 3 और 1 4 बटे 3। ठीक है, ये EQ का मान जो है, मिश्रण का जो मान है आपके पास चल रहा है। तो बताओ कितने दिया, 48 होते हैं क्या। काट वाट भी लोगे, बताओ भाई। 3 एकम 3, कितने बच गए, 1 बच गया, और 3 छंग 36 18, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, या कुछ गड़बड़ होगी। तो ये है हमारा वोल्टमीटर का पाठ्यांक। ठीक है, देखो हम इसको यहाँ ये भी ऐसे भी कर सकते थे क्या, मतलब पास का नियम लगाकर भी हम इसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है, इसी से बेटर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो विद्यार्थियों, इसमें हम इस क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकते हैं, जब आप किरचॉफ के नियम के हिसाब से करोगे ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, और ये चेंज हो सकता है आपको E1 के साथ ना R2 मिलेगा। ठीक है, जब आप किरचॉफ के नियम के हिसाब से इसको सोल्व करोगे तो आंसर गलत गलत ना आ जाए, तो मैं इसको ठीक करता हूँ। देखो आप इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ R2 और यहाँ R1। ये किरचॉफ के नियम के हिसाब से भी आप इस समीकरण को जो है सोल्व कर सकते थे। तो E1 का मान आप रख सकते हो 18 और 2, तो इस हिसाब से भी आप सोल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे भी इसका आंसर जो है करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेशों प्लस 9E व E एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच Q आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन अवस्था में आ जाए। ऐसे क्वेश्चन को करने के भी हमारे पास 2-3 तरीके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से देखें। सबसे पहले आप क्या करिएगा, दो बिंदु बनाओ। दो बिंदु है ना, मान लो एक तो है A और एक है B, और एक पे रख दिया आपने 9E आवेश और एक पे रख दिया आपने E आवेश। अब ये दोनों एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है ये, 16 सेमी की दूरी पर, 16 सेमी। तो अभी आपको क्या करना है, आपको करना है कि भैया आवेश को कहाँ रखा जाए कि जो संतुलन अवस्था में हो, मतलब इसको यहाँ से कितनी दूर रखा जाए, या यहाँ से कितनी दूर रखा जाए। मान लीजिए ये दूरी आपके पास x है, माना x सेमी पर रखा जाए। ठीक है, यानी कि आपको x का ही मान जो है निकाल देना है। ठीक है, तो सबसे पहले x सेमी दूरी पर रखा जाए। तो अब आप एक बात बताइए, ये जो बची हुई दूरी है, ये मान लीजिए x है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी बच जाएगी, x 16 माइनस x, क्योंकि टोटल कितना है, ये टोटल 16 है। तो आपको एक साइड का x दे दिया, तो दूसरी साइड का 16 में से x माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 16 माइनस x। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला लगा देना है कूलॉम का नियम। पहले आप A के लिए बात करोगे, फिर B के लिए बात करोगे, और दोनों को बराबर रख दोगे। ठीक है, जब आप दोनों बलों को बराबर रखोगे ना, तो आंसर इसका आ जाएगा, यानी कि x का मान आपको मिल जाएगा। देखो मान लो A के लिए हम बात कर रहे हैं, A के लिए। ठीक है, यह F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन या Q1 Q2, चलो Q1 Q2 ले लेंगे, और R स्क्वायर। ठीक है, हम x वाले साइड की बात कर रहे हैं ना, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो Q1 का मान तो है कितना 9E, और गुणा Q2 का मान आप Q भी रख सकते हो वैसे तो यहाँ पे, चलो मैं Q ही रखता हूँ Q। ठीक है, और बटे में R का मान x स्क्वायर, तो इसको आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, बात नंबर 1। इसको आप F मान लो और उसको दूसरे को मान लो F2। अब F2 के लिए निकाल लो, या F डैश के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इस पे क्या रखा हुआ है E, तो E और गुणा Q, और अपॉन में है ये दूरी कितनी है 16 माइनस x, और इसका स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सूत्र में स्क्वायर है ना, इसलिए। तो ये बात नंबर 2। देखो बच्चों, आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ज्यादातर कूलॉम का नियम यूज करना है। ठीक है, देखो क्या है, आपके पास A और B कोई बिंदु आवेश है।
इस पे तो है प्लस के 9 ई, इस पे है ई, और बीच की दूरी है 16 सेमी। अब उसने क्यों आवेश बीच में कहीं रखा, और हमें ये पता लगाना है कि इसको कहाँ रखा। ठीक है, जैसे हमें ये पता चलेगा ना कि कहाँ रखा, तो ये समझ लो बस समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि हमें यही समस्या निकालनी थी इसकी। ठीक है, देखो तो मान लो एक्स सेमी है, मतलब वो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इसकी समस्या है, वो क्या है, उसका हल एक्स है। ठीक है, तो बस हमें एक्स के ही बारे में निकालना। जब आप इस बिंदु को सोल्व करोगे तो Q1 का मान 9e, Q2 का मान Q, और आर स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। बात नंबर 1। अब इसके बाद ऐसे हम इसको यूज करेंगे, इसको और इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई, और Q2 का मान Q। ठीक है, और दूरी जो है 16 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। बात नंबर 1 और 2 दोनों। अभी इसके बाद क्या करना है, f बराबर f डैश के आपको दिखा देना है, क्योंकि बैलेंस में ये तभी निकल कर आएगा। तो f और f डैश को आप समांतर दिखा दोगे, तो दिखा दिया। अब आप क्या करोगे, f का मान कितना है ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9e और गुना q बटे एक्स स्क्वायर, और बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और e गुना q बटे 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जरा, ये कट गया और क्यू भी कट गया, ई भी कट गया, ऊपर बचा एक, इधर भी एक ही बच गया ऊपर, तो 1 बटे एक्स स्क्वायर, एक क्या यहाँ तो 9 भी बच गया, तो चलो 9 भी लिख लो, तो 9 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे 16 माइनस, और इसकी पावर, ठीक है, लगा देंगे आप 16 माइनस एक्स की क्या लगा देंगे, घात लगा देंगे स्क्वायर। और बचपन में आपने ये सूत्र खूब निकाल लिए कि चूंकि आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a की 2 और प्लस b की 2 और माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ खोल देना है। ठीक है, तो 9 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे, इसको खोल लो, तो 16 का वर्ग कितना होगा 256। जब आप 16 की गुणा 16 में करोगे ना तो 256 मिलेगा। आपने 8वीं तक तो वर्गमूल घनमूल खूब याद किए हुए होंगे, नहीं किए तो आप गुणा करके देख लेंगे, 16 में 16 की गुणा करके देख लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 16 दूनी 32, तो 32 क्या मिलेगा बताओ, 32 एक्स। ठीक है, अभी आपको इसका वर्ग गुणा कर देना है। ठीक है, आपको क्या कर देना है, इसका वर्ग गुणा कर देना है। तो देखो इसके बाद हमें क्या करना है भाई, 9 की गुणा एक्स में करी तो 9x स्क्वायर, 256 की गुणा 9 में करेंगे तो 2304 आ जाएगा। ठीक है, अब 32 की गुणा 9 में करो, 9 दूनी 18 का 8 का 9 दिया 27 और 1 28, तो इतना आ गया। ठीक है, और बराबर में क्या है, बराबर है एक्स स्क्वायर। अब तुम एक बात बताओ जरा, ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर इधर है ना, उसको माइनस का बना के यहाँ लाओ, तो 9x स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 288 एक्स, और ये जो आपका क्या है प्लस 2308 और बराबर क्या है 0। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, इतना बच जाएगा 8x स्क्वायर माइनस के 288 एक्स और प्लस के 2308 बराबर 0। बताओ यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो क्या? ठीक है, आप यहाँ से 8 कॉमन ले सकते हो या नहीं ले सकते बताओ। ठीक है, अगर आप कॉमन लेते हो 8, तो देखो जरा ट्राई करके देखते हो, 288 में से अगर आपने कॉमन ले लिया, यानी कि ये कटेगा या नहीं कटेगा 8 से बताओ, तो 8 या 24, 8 या 24 कितने बच गए, 4 बच गए, और 8 छंग 48, तो कट गया 36 बचेगा। यानी कि अगर आप 8 को बाहर निकालते हो तो एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ बचेगा आपका 36। ठीक है, 36x और प्लस ये जो 2308 है, इसमें से भी आप माइनस लोगे, तो जब आप इसमें से भी माइनस लोगे तो क्या बचेगा बताओ। देखो कोशिश करके देखते हैं कि इसमें से क्या बच सकता है। तो 2304 को आप क्या करिए, 8 से डिवाइड करिए, तो 8 दूनी 16, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 7, और 8 से 56,
8 8 64 64, ठीक है। और ये बच जाएगा 6 और 8 8 64, यानी कि 288 आपको यहाँ मिल जाएगा और बराबर क्या है आपका 0 है, ठीक है। अब आप इस 8 को कहाँ भेजिएगा, उस 0 के पास भेजिएगा, तो आपको मिल जाएगा फाइनली समीकरण x स्क्वायर माइनस के 36x और प्लस के 288 और बराबर क्या है 0। और अब आपको क्या करना है, अब पूरी तरह से ये द्विघात समीकरण जो है यहाँ पर बन चुका, ठीक है। देखो अब आपको क्या करना है, ये पूरी तरह से जो है द्विघात समीकरण आपका बन चुका है। अब आपको थोड़ा सा इसमें टुकड़े करने हैं 288 के, यानी कि 288 के ऐसे टुकड़े कि घटा या गुणा करके आपको कहीं ना कहीं क्या प्राप्त हो जाए, 36 प्राप्त हो जाए। और इस हिसाब से जो भी आपका पॉजिटिव मान होगा ना, जो भी आपका क्या होगा पॉजिटिव मान होगा, वही आपका इनमें से आंसर निकलेगा, ठीक है। यानी कि जो भी आपका पॉजिटिव मान होगा वही आपका क्या निकलेगा आंसर। तो 288 के टुकड़े ऐसे कर लोगे क्या आप, देखो जरा, अब ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, कितना बच गया 1 और 2 6 12, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 से काटो तो 9 और 3 से काट लो, चलो 3 और ये भी 3 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, आपको टुकड़े चाहिए 36, ठीक है, जोड़ या घटा कुछ भी करके आपका 36 मिलना चाहिए और गुणा करके 288 होना चाहिए। टुकड़े आपके सामने ये है, बताओ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ ले रहा 16, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 3 6 6 18, 18 और 16 को जब आप ऐड करोगे ना तो कितना मिलेगा आपको, 18 को और 16 को जब आप ऐड करोगे तो मिलेगा आपको 36, ठीक है। यानी कि ऐड करके इसके 2 टुकड़े आप बना सकते हो, ठीक, इसके 2 टुकड़े जो है आप बना सकते हो। तो देखो बच्चों आप क्या करोगे, इसका गुणनखंड कर लोगे, ठीक है। जब 18 को आप इसमें ऐड करोगे ना तो 18 और 16 होते हैं कितने 36। तो मैंने देखो जरा ध्यान से नीचे मैं बोल जो है इसको 36 के टुकड़े 18 प्लस 16, बस केवल आपको कुछ नहीं करना, 36 की जगह 18 प्लस 16 लिखना, उसकी गुणा करके देखो 18x, माइनस की भी मल्टीप्लाई अंदर होगी तो माइनस के 16x, ठीक है। और ये 288, इसके बाद आप यहाँ आ जाओ, ठीक है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। अब आपको कॉमन ले लेना है बस, और कुछ नहीं करना, आपको केवल क्या करना है कॉमन लेना है। माइनस के x कॉमन ले लिया ना, तो जैसे ही आप माइनस x कॉमन लोगे ना तो अंदर बच जाएगा x और x माइनस 18, यहाँ से क्या लीजिए, यहाँ से 16 लीजिए कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा आपका x माइनस 18 बच जाएगा और बराबर में क्या है 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 मान जो है मिल जाएंगे, x माइनस 18 और x माइनस 16, यानी कि अगर आप x बराबर 18 रखेंगे तब भी बैलेंस में है, और अगर आप x बराबर क्या रखेंगे 16 रखेंगे तो भी आपका बैलेंस में है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा थोड़ा सा रोक के जो है अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप एक बार इसको अपने आप भी करके देख सकते हो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है, ठीक है। विद्यार्थियों हम उस देश के निवासी हैं जहां चुनाव तो अपने समय पर हो रहे हैं, है ना, लेकिन शिक्षा की वाट लग गई है, ठीक है। कहने को तो किसी देश के निर्माण में या राष्ट्र के निर्माण में या समाज के निर्माण में विद्यार्थियों का बड़ा ही रोल है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता था इस बात का कि ऐसी कोई कंडीशन कभी आएगी कि इस महामारी के कारण विद्यार्थी घर रह जाएंगे और चुनाव जो है अपने समय पर होंगे, ठीक है। कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का कि यहाँ पर चुनाव अपने नियत समय पर होते हैं, वहाँ रैलियाँ होती है तो कोई बीमारी नहीं फैलती, यदि विद्यालय खुलते हैं तो बीमारी फैलती है, ठीक है। तो बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। खैर मेरी आप लोगों के लिए एक सलाह है, कॉलेज भले ही बंद हो रहे हों लेकिन आप किसी भी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप पढ़ाई कर सको, विद्यार्थियों आप लोग लगे रहो, तभी इस भविष्य को सुधारा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप मानसिक रूप से कमजोर हो जाओगे, ठीक है।
मनोरंजन कम करिए, आपके हाथ में जो मोबाइल डिवाइस है इसमें पढ़ाई ज़्यादा कीजिए। ठीक है, तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि अक्षय स्थिति में, अक्षय स्थिति का क्या मतलब है। देखो ये मान लो कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है। अब इस ए और बी के, मान लो यहाँ बी पे तो रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश, चलो मैं यहाँ रख रहा हूँ प्लस क्यू आवेश, और यहाँ रखा हुआ है माइनस क्यू आवेश। ठीक है, अब इससे जो है हमें यहाँ ये कोई द्विध्रुव है। भाई द्विध्रुव का मतलब तो आप समझते ही होंगे, द्विध्रुव का मतलब है डाइपोल, यानी कि जिसके दो ध्रुव हों। देखो ये दो ध्रुव नहीं है क्या, एक सिरा तो ये है इसका और एक सिरा ये, तो ये होगा नहीं दो ध्रुव, द्विध्रुव दो ध्रुव। ठीक है, डाइपोल, पोल मीन्स खंबा। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पोल मीन्स खंबा, और खंबे के दो सिरे हो गए, एक तो एकदम चोटी पे चले जाएंगे जहाँ लाइट है, और एक चले जाएंगे जमीन के अंदर जो जमीन में गड़ा हुआ है, तो ये भी क्या होता है, डाइपोल। ठीक है, क्योंकि इसके भी दो सिरे होंगे। या फिर आप सीधा सीधा सा ये समझ लो कि ऐसी कोई चीज जिसको एक तो प्लस में और एक माइनस में रखा जा सके, उसी को कहते हैं द्विध्रुव। ठीक है, द्विध्रुव का मतलब, ध्रुव का मतलब होता है एक तरह से पॉजिटिव निगेटिव वाली बात आपको ध्यान रखनी है, एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा निगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव वाली तो आपको दिख ही रही होंगी यहाँ पर। अच्छा चलो बच्चों, में तुम्हें एक बात और बता रहा है, ये जो इसका बिंदु है ना, इसको हम ओ से प्रेजेंट करते हैं, और ये दूरी जो है एल, और ये दूरी भी हमारी एल। ठीक है, और यहाँ बिंदु ओ से इधर कहीं बिंदु पी पे यहाँ हमें ई का मान निकालना। ठीक है, हमें यहाँ निकालना ई का मान, और मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ना वो है आर। ठीक भाई, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर हमें यहाँ पी का मान कैलकुलेट करना है। ठीक, देखो मैं चित्र बिल्कुल आपके सामने बना रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, बस आप इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है 5 नंबर का। ठीक है, तो इसके बाद जब आप इस बिंदु के कारण वहां निकाल लोगे, और जब आप इस बिंदु के कारण यहाँ निकाल लोगे, तो देखो मान क्या रखोगे, दूरी का मान क्या रखोगे बताओ। तो दूरी का मान है आर में से एल घटा दो। भाई ये पूरी तो है आर, और आपको चाहिए इतनी, तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा, तो आर में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, एल घटाना पड़ेगा, तब मिलेगा। ठीक है, ऐसे ये पूरी है, तो इस पूरी में से क्या करना पड़ेगा, आपको आर जोड़ना पड़ेगा, सॉरी एल जोड़ना पड़ेगा आर में। क्यों, क्योंकि इतनी तो होगी आर, और यहां से आगे बढ़ जाओ तो इसमें एल को और ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। देखो तो फिर अब इसके बाद आप क्या करेंगे, पहले तो आप दोनों बिंदु के लिए अलग अलग, ठीक है, इस बिंदु के लिए मान लो क्या है E1 है, चलो मैं यहाँ लिख रहा, इसके लिए तो है मान लो E1, और इसके लिए है E2। ठीक है, तो सबसे पहले इस बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, कहाँ, P पे। देखो आपको ये लैंग्वेज भी लिखनी है, जैसे जैसे आपने चित्र बनाया ना वैसे वैसे आपको इसके बारे में लिखना भी है। क्या कि माना एक द्विध्रुव AB जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश चित्र अनुसार रखे हैं, इसके पदार्थ का परावैद्युतांक K है, और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी है। ये भी आप इतना सा लिख सकते हो, बाकी तो कह सकते हो कि एग्जामिनर भैया आप खुद समझदार हो गुरुजी, ठीक है, चित्र को देखकर समझ सकते हो कि मैं एकदम टैलेंटेड हूँ, मैंने रट्टा नहीं मारा है, केवल समझ के ही इसको दिखाया है। तो गुरुजी आपकी बात को, आपकी भावनाओं को जरूर समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, E1 यानी कि बिंदु B के कारण E1, तो आपको ये कैलकुलेट कर देना है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और होता है क्या, Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो R स्क्वायर की जगह आपको क्या रख देना है, ये रख देना है आपको, इसका मान कितना है, R माइनस एल है, तो R माइनस एल आपको रख देना है, और इसका क्या है, स्क्वायर है। अगर आपसे कोई इसकी दिशा के लिए कहे तो B से P की ओर, दिशा है B से P की ओर। जब आपको दिशा बतानी हो ना तो आप दिशा के लिए हमेशा से लिखो, ठीक है, क्योंकि ये बात दिशा बता रही है। ठीक है, इस तरह से लिखोगे आप। अच्छा इसके बाद देखो जरा, अब निकाल लेंगे ए के कारण E2,
बताओ E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन, भाई माइनस के है तो आपको माइनस ही रखना है, ठीक है, माइनस Q, और इसका जो मान है वो है R प्लस L और इसका स्क्वायर। बात नंबर 2, दिशा की बात कर रहा है, ए से पी की ओर, तो ए से पी की ओर आप इसकी दिशा बता सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया, एकदम शॉर्टकट तरीके से है, ठीक है दोस्तों, इतने शॉर्टकट तरीके से आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, समझ लीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल ई की बात करेंगे, टोटल ई, तो E1 प्लस E2, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल ऐड करना है, E1 प्लस E2, ठीक है। अब आप देखिए, जब आप ऐड करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, E1 का मान ये सारा, E2 का मान ये वाला, ये दोनों मान रख देते हैं, बस सिंपल। तो बताओ E बराबर E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर प्लस है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और माइनस के Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो चीज कॉमन आ रही है ना उसको कॉमन लेंगे, देखो तो E बराबर कॉमन लो, ठीक है, देखो जरा कॉमन लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यों भी कॉमन है क्या, बिल्कुल, तो लो इसको भी, अंदर बचेगा क्या, अंदर यहाँ कुछ नहीं बचा, तो बच्चों यहाँ बचेगा 1, भाई यहाँ कॉमन लेने के बाद कुछ ना बच रहा हो ना, वहाँ 1 बचता है, यानी कि जब आपका दोस्तों का साथ छूट जा या सब कोई आपका साथ छोड़ दे तो आपके पास केवल एक ही रास्ता होता है, ठीक है। वो रास्ता क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन वो जो भी रास्ता होता है वो केवल एक होता है, तो यहाँ भी केवल क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। और ये जो आप देख रहे हैं इनकी शक्ल तो दिखाई दे रही होगी आपको दोनों भाइयों की, तो R माइनस L और इसका स्क्वायर, इनको बिल्कुल भी छेड़ न दियो, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अच्छा चलो एक बात और बताओ, भाई माइनस थोड़ा कॉमन लिया आपने, माइनस तो बच ही रहा है यहाँ, तो ये जो माइनस दिख रहा है ना आपको, ये माइनस और ये प्लस, तो ये इसको माइनस करेगा यहाँ, ठीक है। माइनस भले ही चाहे देखने में छोटा लगता हो लेकिन खतरनाक है भैया, अपने हालत, अपने जैसी हालत सबकी कर देता है, तो ये माइनस है और इसको भी नहीं छेड़ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको ही नहीं छेड़ना, इसको झुका तो चलाओ। देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस वाली बात आ गई यहाँ, तो A2 माइनस B2 क्या होता है, A प्लस B और A माइनस B, ठीक है। कक्षा 7 जरूर पास किए होंगे, अगर आपने सरकार के हिसाब से पास की होगी और किताब नहीं उठा के देखी होगी तो आपके सिर पे को तो ये वाला फॉर्मूला भी चला गया होगा, लेकिन अगर आपने 7वीं 6ठी 8वीं इनमें कभी इसकी शक्ल देखी हो तो देखो जरा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के आ के कुछ कुछ याद सा बताओ। आप इन 2 चेहरों को जानो, A और B को, किसी क्लास में पढ़ा होगा कभी, चलो क्या नहीं पढ़ा तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये ऐसा ही काम हो रहा है, देखो यहाँ एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक प्लस और एक माइनस, तो इन दोनों की शक्ल को एक जगह मैच करवा दो, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और बच्चों इसका भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। इसका स्क्वायर क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ जो है ना, यहाँ इनके ऊपर स्क्वायर है, इनके ऊपर स्क्वायर है, देखो देख रहे हैं आप, तो इसलिए यहाँ दोनों का भी स्क्वायर लगेगा और पावर पे भी स्क्वायर लगेगा। अभी आपको इसका गुणा अंदर कर देना है, तो 1 की गुणा इसमें करेंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस, इसको वहां फेंक दीजिए तो R माइनस L और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, इसका फॉर्मूला खोल लेंगे, देखो ये फॉर्मूला और खुलेगा यहाँ। अब फिर वही बात आ गई, A प्लस B, 2 का सूत्र क्या होता है, अगर माइनस हो तो माइनस और प्लस हो तो प्लस, देखो A की 2 प्लस B की 2, माइनस हो या प्लस हो यहाँ प्लस ही लगेगा, ठीक है, माइनस हो या प्लस हो यहाँ प्लस ही लगेगा, लेकिन यहाँ चिन्ह चेंज होता है 2AB, ठीक है ना। तो देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, अब ये प्लस, सॉरी जब इस सूत्र को खोल लोगे तो क्या लगेगा, प्लस लगेगा, लेकिन ये वापस ये इस प्लस पे आक्रमण करेगा तो फिर इसको ये माइनस कर देगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के L स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस लगेगा तो सॉरी माइनस लगेगा तो इसको वापस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। चलो एक काम कर रही है, इसको एक लाइन बढ़ा लेंगे, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस, इसको एक लाइन बढ़ा लो,
कभी आप ये सोचोगे पता नहीं कितनी लाइन शॉर्ट कर दी। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, तो एक लाइन बढ़ा दी मैंने यहाँ देखो जरा, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस, अब इस माइनस की गुण अंदर करेंगे भाई, इस माइनस की गुण अंदर करेंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर, इस माइनस ये प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस 2RL और बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो क्यों यहाँ आर स्क्वायर प्लस माइनस कट गए, ऐसे ये भी कट जाएंगे। अब 2RL कितना हो जाएगा 4RL अपॉन आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है, ये जो बात होगी। ठीक है, इतना समझ में आया? आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक हो, फिर मैं इसके एक साइड जो है ना मिटा दूंगा। तो देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां जाओ, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर क्यों है। ठीक है, चलो एक काम कर रहे हैं, इसको हटा दो ब्रैकेट को, बल्कि इस क्यू को के साथ ही रखो, 2 गुणा 2L और गुणा 2R, ये जो आपको 4 दिखाई दे रहा है ना, इसका थोड़ा सा टुकड़ा कर लो, मतलब दो को अलग अलग डिवाइड कर लो। ऐसा क्यों कर रही है बच्चों, ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि जो द्विध्रुव गुण होता है ना P बराबर, वो होता है 2QL, यानी कि 2L गुणा Q। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको ऐसा कर दिया, तो Q गुणा 2L, ये क्या हो जाएगा P का मान हो जाएगा, और ये क्या है, ये जो का तुम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अभी आपको क्या करना है, ये जो L का मान है आप चित्र देख सकते हो, तो L का मान होता है ना, वो R की तुलना में बहुत कम होता है, और जब वो R की तुलना में बहुत कम होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि ये मान आपको यहाँ नगण्य रखना पड़ेगा, यानी कि R का मान क्या है, बहुत बड़ा है और L के हिसाब से, तब क्या हो जाएगा, तब आपको ये मान जो है क्या रख देंगे, नगण्य रख देंगे, नगण्य, तो L का मान हो जाएगा नगण्य। ठीक है, अब जब आप L का मान यहाँ नगण्य रखोगे ना, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसको भी ध्यान रखो जरा, देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी कि जिसको आप कहते हो P, तो Q गुणा 12। ठीक है, तो P गुणा 12, तो इसका मतलब ये है कि जहां ये जो Q और गुणा 12 आया ना, यहां तो रख दोगे आप P, तो यहाँ P रख दें और गुणा, और ये जो 2R है इसको अभी छेड़ना नहीं बिल्कुल भी, बटे अब आर स्क्वायर माइनस, अब जब आप किसी डिजिट को नगण्य रखते हो, यानी कि L का मान हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर, अब जब 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 0। ठीक है, जब 0 का स्क्वायर करोगे तो एक काम कर लो ना, इसको यहाँ रखो ही ना। ठीक है, बल्कि ये जो देख रहे हैं आप दो, जब L का मान आप 0 रखोगे तो 0 का वर्ग हो जाएगा, और आर स्क्वायर में से 0 को फिर माइनस करोगे तो यानी कि आर स्क्वायर, और जब आर स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा क्या, बताओ। ये तो एकदम सिंपल बात है, 10th क्लास में 9th क्लास में सीख रखी होगी, इतनी छोटी बात तो। इसके बाद आपको क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, 2PR और अपॉन, देखो ये घात हो जाएगी 4, बताओ तुम इसको काट सकते हो क्या, कितना हो जाएगा, R की घात 3, एक R कट जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, मंजिल एकदम करीब है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2P/R, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर सोल्व करना है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको एक चीज और ध्यान रखनी हो, यानी कि पदार्थ का परावैद्युतांक K हो, चलो मैं यहाँ लिख रहा पदार्थ का परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युतांक क्या हो, K हो। वैसे तो जो पदार्थ का परावैद्युतांक K है ना, इसका कोई खास रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको इसका पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि दो पदार्थों के लिए परावैद्युतांक एक का 6 है और एक का 2। अब सारे बच्चे परेशान, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में परावैद्युतांक भी कोई होता है। ठीक है,
क्योंकि चाहे दुनिया में कोई चीज छोटी हो या बड़ी हो, अगर वो है तो उसका पता होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो प्रवैद्युतांक अगर के हो तो उसको आप यहाँ स्थान दोगे, ठीक है, नीचे स्थान दोगे, क्योंकि इतनी बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो E बराबर 1/4πε0 और 2p/r की घात 3, और ये के आप यहाँ लिख सकते हो। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। और इसके बाद एक बात और ध्यान रखनी, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक भी होता है, ठीक है। कभी आप पूरा व्यंजक सोल्व कर दो और मात्रक छोड़ दो और वहां आपको मात्रक की वजह से 0 मिल जा, ठीक है। वैसे तो 0 मिलते नहीं, जो एग्जामिनर होते हैं ना इतने हरामी भी नहीं होते कि आपको 0 ही दे दे, लेकिन फिर भी आप मात्रक जरूर लिखोगे, आपको कोई छोटी मोटी गलती भी नहीं करनी। चलो मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ विद्यार्थियों, अगर आपको इसको वेक्टर के रूप में लिखना पड़ जा, वेक्टर तो समझते होंगे, सदिश राशि के रूप में, अदिश राशि के रूप में लिखना पड़ जाना, तो आप क्या करोगे, आप जैसे देख रहे हैं इसके ऊपर एक तीर का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सदिश राशि का काम जो है करेगा, ठीक है। तो ये सदिश राशि का काम करेगा। देखो अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चल दे। तो देखो अब इसके बाद हमारे पास 5वां जो क्वेश्चन है, दो एक समान आवेशित कण A और B है, ठीक है, को समान त्वरक विभव से त्वरित करके एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है, जिससे वे क्रमशः R1 व R2 त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों पर को पूरा करते हैं। A और B के द्रव्यमानों का मान R1 और R2 के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सुंदर सा गोला बना लेंगे। गोले तो तुमने बचपन में खूब बनाए होंगे, देखो तो ऐसा ही गोला बनाना बिल्कुल बस, ठीक है। और उस गोले को कहाँ रख रखा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया, ये लो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब जब आपने इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख ही दिया तो बताओ अब इसके बाद आपको क्या करना। अब आपको मान लो ये तो है वेग भी, और इस पे जो बल लगा हुआ ना कण पे, वो अंदर की ओर लगा हुआ, ठीक है, यानी कि यहाँ भी F लगा हुआ अंदर की ओर। अगर मैं इसी स्टेज पे जाऊं तो यहाँ भी इसका वेग भी है और यहाँ भी बल F लगा हुआ है अंदर की ओर, यहाँ भी यूं ही है क्या कंडीशन, बिल्कुल। बताओ मतलब आप किसी भी बिंदु पे चले जाओ, हर बिंदु पे वेग भी और हर बिंदु पे जो बल है वो F लगा हुआ है। पर मेरी समझ में एक बात आ रही है यहाँ, अगर आप अभिकेंद्र बल को तो जानते ही होंगे, कक्षा 11 तो पास की होगी, क्योंकि कक्षा 11 में ना एक सूत्र था बल का, क्योंकि बल भी कोई कम नहीं है, न्यूटन तो कम है ही नहीं, बल भी कहीं अभिकेंद्र बल तो कहीं फलाना बल कहीं ढिकड़ा, ठीक है। तो जो यहाँ बल है ना अभिकेंद्र बल, बच्चों वो हमेशा किसके बराबर है, चुंबकीय बल के बराबर आपको दिखाना है, ठीक है। तो आपको जो अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल वो हमेशा किसके बराबर दिखाना, चुंबकीय बल के बराबर दिखाना, चुंबकीय बल के बराबर ये आपको दिखाना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी लैंग्वेज भी लिखेंगे, क्या, जो आपके क्वेश्चन में दी हुई लैंग्वेज है ना, केवल आपको वही लिखना है, क्या कि माना दो एक समान आवेशित कण है A और B को समान त्वरक विभव से त्वरित करके चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत, ठीक है, रखा गया है या प्रवेश करते हैं, जिससे इनकी त्रिज्या R1 और R2 है। मान लो विद्यार्थियों A की अगर आप बात करो तो इसके लिए तो त्रिज्या है R1, और B की बात करो तो इसके लिए त्रिज्या है R2, ठीक है। अब A और B के द्रव्यमान मान लो M1 और M2 है, तो आपको जो है M1 और M2 का यहाँ फॉर्मूला प्राप्त करना है, यानी कि इसका अनुपात प्राप्त करना है। बताओ इतनी सी बात आपकी समझ में आ रही है क्या? चलो अगर नहीं भी आ रही है एक बार जरा देखो, प्रयास कर रही है, देखो जरा अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, mv² r, और r मतलब पहले के लिए कर रही है ना क्या, तो r1 रखो से, और द्रव्यमान को रखो क्या, m1 रखो, और चुंबकीय बल क्या होता है बेचारा, qvb, ठीक है, qvb। तो ये है हमारा, इसको तो भेज दो वहां,
ठीक है, इसको तो भेज दो वहां, तो m1 का मान लाओ निकाल के। तो बताओ क्या आ जाएगा, r1 क्यू वी बी, और बटे में क्या चला जाएगा, वी स्क्वायर, है ना। एकदम रसमलाई जैसा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भले ही चाहे देखने में खतरनाक हो, लेकिन जो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं ना क्वेश्चन, उनके आंसर एकदम से ही सिंपल होते हैं। बताओ, तो यहाँ से v से v कैंसिल कर सकते हो, लेकिन हम करना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अब हमें b के लिए भी मान निकालना और m2 वहां से निकाल के लाएंगे। देखो ठीक है, हम क्या करेंगे b के लिए, ये किसके लिए था, a के लिए, तो मैं यहाँ डिब्बे में लिख रहा a और यहाँ डिब्बे में लिख दूंगा b। तो आपको फिर ये काम करना, तो m2 v स्क्वायर अपॉन r2 और बराबर क्यू वी बी। बच्चों आपको आवेश का मान, वेग का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं बदलनी। क्यों नहीं बदलनी, क्योंकि जब इस पर्सन में इन चीजों का जिक्र ही नहीं हुआ, तो क्यों बदलोगे आप, बताओ। तो यहाँ से निकाल लो आप m2 का मान, बताओ क्या आ जाएगा, m2 का मान आ जाएगा r2 क्यू बी बी अपॉन बी स्क्वायर। ये बात नंबर 2। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल समीकरण 1 को दूसरे से डिवाइड कर देना है और आपके सामने आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण यानी कि एक भाग, यूं भी लिख सकते हो कि समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, या समीकरण 1 और भाग का निशान लगाओ 2। ठीक है, तो m1 अपॉन m2। अब m1 का मान यहां से उठाओ, r1 क्यू वी बी, बटे में भी है क्या वी स्क्वायर, बिल्कुल, गुणा m2 का मान है r2 क्यू वी बी और ऊपर भाग गया r वी स्क्वायर। तो देखो मुझे ऐसे लग रही है कि कई सारे चेहरे कटने वाले हैं। ठीक है, बताओ, ये वी स्क्वायर से तो वी स्क्वायर खत्म हो गया और ये तो पूरा ही खत्म हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं। तो फाइनली क्या बच रहा, m1 बटे m2 बच रहा क्या, और यहाँ बच रहा r1 बटे r2, यानी कि मंजिल एकदम आपको मिल गई। क्या मिल गई कि m1 अपॉन m2 का जो मान है ना, वो r1 बटे r2 निकल के आपके सामने आ गया। ठीक है, तो बताओ समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, वीडियो बहुत लंबा हो गया। और फिर अगला क्वेश्चन देख रहे, देखो जरा। तो भाइयों बहनों, हम बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारा जो क्वेश्चन है ये अथवा में है, 5वें का अथवा में क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। अब परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, बड़ा ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस तरह का न्यूमेरिकल। मैं ये तो कहता नहीं कि आपको यही मिलेगा, लेकिन इस तरह का न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, दिमाग में एकदम नोट कर लो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। ठीक है, और भाई आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण का मतलब मोमेंटम ही होता है, तो आपको पता ही है। और द्विध्रुव का मतलब जिसके 2 ध्रुव हों। तो पहले इसकी डेफिनेशन में फटाफट हाई स्पीड से लिख दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया। देखो तो मेरे लाल, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बतानी है पहले। ठीक है, तो देखो जरा, एकदम सिंपल। चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य यानी कि m की बात कर रहा है। ठीक है, तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई। अब ये प्रभावी लंबाई क्या होती है, 12। जैसे आप दूसरा चैप्टर पढ़े थे ना, गॉस का प्रमेय या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला चैप्टर, तो वहां पे तुमने क्या देखा था, 12 देखा था, बीच की दूरी। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, 12 होता है। वहां पे जो आवेश था ना, वहां पे क्या था, आवेश क्यों था, और यहाँ पर जो चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य है वो है m, छोटा m। तो इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ध्यान रखिए। और जो n कैप है, n है एकांक वेक्टर, और एकांक वेक्टर कहते हैं किसको, जिसका परिमाण 1 होता है, वही एकांक वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो एकांक वेक्टर। अब बात करेंगे इसके आगे न्यूमेरिकल की। अब एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या, मतलब r का मान दिया है भाई, r का मान, डरने की कोई बात नहीं है, क्या है, r का मान है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि नहीं है। अभी आपको पढ़ना है क्वेश्चन आगे। तो 2 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है, मतलब ये v का मान है। ठीक है, ये क्या है,
v का मान कितना है 2 गुना 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। और मेरे भाई आपको E का मान पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19, ठीक है, कूलाम होता है। जब आप पेपर को पीछे से खोलिएगा ना तो आपके इसके दर्शन हो जाएंगे, ठीक है, किसके, इलेक्ट्रॉन के आवेश के दर्शन आपको पीछे से हो जाएंगे। मतलब पेपर में ये जो मान होते हैं ना ये आपको लिखे हुए मिलते हैं पहले से। वैसे तो आप बचपन से होशियार हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको याद रखते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको m का मान कैलकुलेट करना है फिलहाल। तो 1/2 गुना E का मान 1.6 और गुना 10 की घात माइनस के 19 और गुना V का मान 2 गुना 10 की घात 6 और R का मान है कितना 5 गुना 10 की घात माइनस के 11। अब आप इसको बड़े मजे से काट दो, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब आप क्या करिएगा भाई 1.6 की गुना 5 में करिएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और गुना 10 की घात माइनस के 19 प्लस के 6 और माइनस के 11 तो 8 गुना, ये दोनों माइनस है तो कितने हो जाएंगे माइनस का 30 आपको यहाँ पर मिलेगा। अब माइनस के 30 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 30 और प्लस का 6 हो जाएगा कितना, माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा बाद में इसका मात्रक भी लिख लीजिए, नहीं तो आपके एग्जामिनर साहब जो है ना कहीं भड़क जाएंगे ना, इनके वे गुस्सा हो गए ना तो भैया तुम्हें पता होगा कि गुस्से में जो नंबर मिलेंगे ना आपको, नंबर एकदम टॉप 10 मिल जाएंगे, यानी कि मेडल मिल जाएगा भैया नंबर देने में। तो ये हो जाएगा आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। बस थोड़ी देर की बात और है, बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना ज्यादा बोर आप हो रहे हो ना तो ये बोरपन आपका जो है एक दिन आपको जरूर कामयाब कर देगा। तो आप थोड़ा सा और वीडियो है इसको देखते रहिए, तभी आपको ये पूरा जो है क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं लेकर। तो मित्रों अब इंतजार की सीमा टूट चुकी है, तो इसी उम्मीद के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का गै मतलब गै कमला क्या कह रहा है, वाट स्टोन सेतु, व्हाइट स्टोन सेतु और साइक्लोट्रॉन और अन्य प्रेरण गुणांक और वाटिन धारा और भंवर धारा, इन सब चीजों के बारे में आपको जो है यहाँ पर छोटी छोटी टिप्पणी बता देना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले टिप्पणी की बात करते हैं। व्हाइट स्टोन सेतु की अगर मैं बात करूं क्या कि व्हाइट स्टोन सेतु भैया एक प्रोफेसर का नाम है, यानी कि प्रोफेसर वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने क्या किया कि एक आपको इस तरह का जो है सर्किट बना के दिया, इस सर्किट में क्या था P Q R S, ये 4 प्रतिरोध इन्होंने जोड़े और यहाँ पर एक लगा दिया इस तरह से G गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर एक लगाया कुंजी K2 या K1, ठीक है, और इस बेचारे को जोड़ दिया एक बाह्य परिपथ से और यहाँ भी एक सर्किट लगाया, ये लो सर्किट K2। अब इन्हें क्या पता चला कि जैसे ही इन सर्किट को जोड़ा जाता है तो यहाँ से विद्युत धारा दौड़ने लगती है I और ये इस बिंदु पर पहुंचती है, यहाँ I1 यहाँ I2 और दोनों सर्किट में इस तरह से धारा जाती है। तो यहाँ से इसको पता चला कि जो P/Q बराबर है R/S। तो आपको ज्यादा बात नहीं लिखनी है, ये सर्किट बनाना है और ये फॉर्मूला आपको बता देना है। ये जो सर्किट है, ये जो सेतु है, ये जो यंत्र है, उपकरण है, जो भी ये आपके सामने है, इसका उपयोग केवल इतना सा है कि अगर भैया आपको 3 प्रतिरोध के मान ज्ञात हो तो चौथे प्रतिरोध का मान आप इसकी मदद से निकाल सकते हो, ठीक है, इसकी मदद से आप निकाल सकते हो। मान लीजिए आपके पास S का मान नहीं है तो S का मान इस सूत्र में रखिएगा ना तो आपको फटाक से इसका मान मिल जाएगा, ठीक है। P का मान, Q का मान, R का मान और S का मान आप इसकी मदद से यहाँ से निकाल सकते हो। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे किसकी, साइक्लोट्रॉन की। अब ये साइक्लोट्रॉन क्या होता है भाई, ये तो बड़ा ही खतरनाक नाम लग रहा है सुसरा भाई, तो नाम से ही बड़ा खतरनाक लग रहा है साइक्लो। अब ये नाम जो है जब आप 1-2 बार लीजिएगा ना साइक्लो तो आपके मुंह से निकल रहा है साइकिल, है ना, बिल्कुल वैसा ही। आप 2 डीज बनाइए,
ये हो जाएगी आपके सामने 2 डीज। ठीक है, अब इन 2 डीज को आप इस तरह से आपको जो है जोड़ देना है। डायग्राम एकदम सिंपल है। ठीक है, और इस डीज के अंदर आप कोई क्या रखिए, कोई एक कण रखिएगा और इसको जो है बड़े ही खतरनाक यानी कि उच्च वोल्टेज से त्वरित करिएगा। तो जब आप इसको उच्च वोल्टेज से त्वरित करिएगा ना, तो इसके अंदर जो है एक गति उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और जब इसके अंदर गति उत्पन्न हो जाएगा ना, तो भैया आप इसकी इसकी मदद से जो है आप क्या क्या कर सकते हो, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का उसकी गति का पता लगा सकते हो। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, सिंपल सी, आपको यही एग्जाम में बस छाप देना है, एक तरीके से फोटोस्टेट कर देना है। ठीक है, तो आप इसका जो है फोटोस्टेट कर दीजिएगा, सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट। तो तीसरे पॉइंट में क्या रहा है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण। और आपको मैं एक बात और बता देता हूं अन्योन्य प्रेरण के बारे में। भाई अन्योन्य प्रेरण का मतलब क्या होता है, एक तो होता है स्वप्रेरण और एक होता है मेरे लाल अन्योन्य प्रेरण। अभी जो अन्योन्य प्रेरण का मतलब है ना, जैसे आपका कोई मित्र हो ना और आपके मित्र को कोई पीट दे और प्रभाव आप पर पड़े, तो बस यही है अन्योन्य प्रेरण। मतलब एक की पिटाई हो रही हो और हालत दूसरे की भी खराब हो रही हो। जैसे आपने फिल्म देखी होगी ना, हीर रांझा, है ना, एक की हालत खराब हो रही है तो दूसरा दूसरे की हालत पड़े पड़े खराब हो रही है। तो यही होता है यहाँ पर। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण में यानी कि जब 5-5 रखी, एक को जेल में बंद करिएगा, उसी के सामने उसके हीरो को पीटेगा, तो क्या होता है, उसकी उधर जेल में पड़े पड़े हालत खराब हो जाती है। ऐसा ही होगा है। आपके पास एक सर्किट है इस तरह का, तो जब आप इसमें क्या करिएगा, एक में विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा ना, तो दूसरे में अपने आप विद्युत धारा बहने लगती है। बस इसी चीज को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। और इसी सिद्धांत पर आपके गांव के बाहर, आपके कस्बे के बाहर, आपके शहर के बाहर या जिस क्षेत्र में भी आप रहते हो उसके बाहर जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रखे हैं ना, इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, ये सुसरे इसी सिद्धांत पर काम करते हैं कि जब एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरी कुंडली में अपने आप विद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, इतना समझ में आया। ट्रांसफार्मर की बात भी करूंगा, लेकिन आज के हमारे टेस्ट में क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको फिर दूसरे टेस्ट में उठा लेंगे। फिलहाल आप इसको समझिए। तो ये समझ में आ गया होगा अन्योन्य प्रेरण का मतलब। इसका बेचारे का डेफिनेशन और देख लीजिए, बड़ा ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो इसके बाद आप देखो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा। भैया इधर उधर मत देखिएगा, केवल परिभाषा पर नजर टिकाइए। देखो किन्हीं 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरक संख्यात्मक मान या संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। ये मतलब क्या हुआ, ये मतलब हुआ ये कि जब आप एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा ना, तो भैया चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण, ये सूचना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन क्या होता है इसको भी समझ लो साथ के साथ। ये होता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो कुंडली पास में रखी होगी ना, उसमें भी विद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, माइंड में रोक लीजिए इस बात को, क्या कि उसमें भी विद्युत धारा बहने लगती है, और बस दूसरी कुंडली में जो बहने वाली विद्युत धारा है वो 1 एम्पीयर है। बताओ एकदम समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर मैं समझाता हूं आपको वाटहीन धारा यानी कि वाटलेस करंट क्या होता है भाई। तो अब हमारे पास है वाटहीन धारा, वाटहीन धारा, वाटलेस करंट। अभी वाटलेस करंट क्या होता है मेरे लाल, इसको भी समझ लीजिए जाते जाते। ठीक है, वाटहीन धारा बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए। 1-2 नंबर का आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, परीक्षा में। तो वाटलेस करंट क्या होता है, यानी कि अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा में, मैं यहीं से एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग यहीं से ही सुनकर लिख सकते हो क्या, कि अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कोई शक्ति क्षय नहीं हो रहा हो तो क्या होता है, तो उसी को हम कहते हैं वाटहीन धारा। यानी कि अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कोई शक्ति क्षय नहीं हो रहा हो तो इसे हम वाटहीन धारा कहते हैं। अब इसके लिए आप क्या करिएगा, इसके लिए आप cos फाई का मान, ये जो कोई cos फाई है
इसको आप क्या करिएगा, इसको आप 0 रख दीजिए, या इसको आप क्या कर दीजिए, पाई का मान आप क्या कर दीजिए, पाई का मान कर दीजिए आप पाई बटे 2, क्योंकि पाई का मान होता है कितना 180 और बटे में 2 रखोगे तो 90। तो जब आप कोस 90 का मान रखिएगा ना, तो 9th में आपने पढ़ा होगा कोस 90 का मान होता है 0, ठीक है, तो ये आपको 0 मिल जाएगा। और साथ ही साथ साइन 90 का मान कितना होता है 1, ठीक है। और साइन 30 का मान आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताओ, देखूंगा मैं भी तुम मैथ कितना जानते हो। तो देखो ये हो या फिर ये हो या फिर आप 90 डिग्री भी रख सकते हो। तो भैया होता है, सदिश नहीं लगाना है, ऐसे लगाना है। तो VRMS IRMS और 0, यानी कि P बार का मान आपको 0 मिलेगा। इसे ही हम कहते हैं वाटहीन धारा, वाटलेस करंट, हम इसी को ही कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे भंवर धारा की, ठीक है। देखो बच्चों, तो भंवर धारा के बारे में भी और सुन लो। भंवर का मतलब होता है ईडी करंट, और ईडी का करंट का मतलब होता है एक तरीके से, जैसे भंवर का मतलब भूत होता है ना, भूत है ना, कहीं आप रास्ते में जंगल में जा रहे हो ना और तेज हवा चल रही हो तो उसको कहते हैं कि भंवर। तो ये ऐसा ही है, दरअसल ये एकदम से जबरदस्त धारा है, ठीक है। ये खामखा जो है गर्म हो जाता है। चलो इसकी एकदम डेफिनेशन को देखते हैं। यदि किसी धातु की मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाए तो प्लेट से सम्मत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा को ही हम भंवर धारा कहते हैं। मतलब विद्यार्थियों, जैसे आपने देखा होगा चक्रवात वगैरह होते हैं ना, तो इनके कारण कुछ ना कुछ टूट फूट या कोई ना कोई ऐसी घटना घट सकती है। तो यहाँ इस तरह की करंट को भी हम भंवर धारा कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ईडी करंट के बारे में, आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है बच्चों आज की वीडियो में आपने जो हमारा टेस्ट 1 है भौतिक विज्ञान का, ये पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। और अगली वीडियो में हम आपको टेस्ट जो भौतिक विज्ञान का टेस्ट 2 है उसको कराना शुरू कर देंगे। तो इसको आप अच्छे से याद करिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ कराए इनको समझिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ओके, बाय बाय।